सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। और अपना जॉब कोर्स कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कुछ ऑपरेशंस के बारे में, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स और उसके बाद हमने और काफ़ी सारी बातें की थी कि उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, किस तरह हम लोग अगर बात करें कि किस तरह हम लोग इक्वल टू को यूज करते थे, इक्वल टू और इस इक्वल टू में क्या डिफरेंस है दोनों में। ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हम लोगों ने काफी बात की थी और हमने ग्रेटर देन इक्वल टू को देखा था, लेस देन इक्वल टू को देखा था। इन सब को काफी लोगों ने यूज किया था, अपने कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। तो एक बार इस लेक्चर को करने से पहले एक बार पिछला लेक्चर आप रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि इसमें कुछ अब एक्स्ट्रा बताने वाला हूं उसी टॉपिक से लेके फिर इस पे भी क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि हम लोग अभी एक बेसिक प्रोग्राम अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखने वाला, लेकिन जो मेन के अंदर लिखा जाता है, जो मेन के अंदर उसको मैं उतना ही लिखूंगा, ठीक है। सपोज अभी एक इंट टाइप का एक बनाते हैं वेरिएबल, उसकी वैल्यू रख देते हैं 1। अच्छा, अगर हम नीचे इसे i+1 कर दें और इसे system.out.print में इसे प्रिंट कराने की कोशिश करें i को, अगर i को यहां प्रिंट कराएं तो अब आप बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आने वाला है। ये पूरा मेन के अंदर है, मतलब मेन वाली जो आपका यहां चालू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए एक क्विज समझ लीजिए, छोटा स्मॉल क्विज है, क्विज टाइप का समझ लीजिए इसको कि बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मैंने int i=1, i+1, इसका क्या प्रिंट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा इसका। तो 2 सेकंड की वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो इसका मैं बता देता हूं कि आंसर आने वाला है। अगर आपके हिसाब से हो सकता है कई लोगों ने आप लोगों ने सही भी किया हो सकता है कई लोगों ने गलत किया हो, कोई बात नहीं। बेसिक चल रहा है, अभी सब कुछ सीखना है, धीरे धीरे सीखना है। कोई भी स्टार्टिंग मास्टर नहीं होता, सब लोग को समय लगता है सीखने में। तो अपना फोकस बना के रखना, जो चीज समझ नहीं आ रही है उसे एक बार रिपीट करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में प्लीज आप कमेंट किया करिए, क्वेश्चंस पूछा करिए, आपके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो अभी इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा सिंपल 1। क्यों? अब आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने i+1 तो कर दिया है, तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, आउटपुट में 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं आएगा। रीजन क्या है? हमने सिर्फ किया है i+1। अगर हम ऐसे लिखते हैं i=i+1, i=i+1 लिखते हैं अगर, तब इसका आंसर आप बोल सकते थे कि हाँ अब यहाँ पे 2 आएगा, अब यहाँ पे 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने i के अंदर प्लस कर दिया है i+1। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। कॉन्सेप्ट नहीं, बस छोटी सी एक ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको ये ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे बात करें, जैसे a, मान लीजिए हमने ऐसे लिखा कि a=a+1 और a की कुछ वैल्यू रही होगी, मान लीजिए कुछ भी रही होगी, a=5 रही होगी। तो अब बताइए कि इस a में और इस a में डिफरेंस क्या है। a दोनों सेम है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। इस a में और इस a में कोई डिफरेंस है? हाँ है। इक्वल टू के बाद जो भी लिखा होता है, भले वो वेरिएबल हो चाहे कोई भी, ये तो वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो चाहे वेरिएबल लिखा हो चाहे कांस्टेंट लिखा हो, वो एज अ इक्वल टू के बाद एज अ कांस्टेंट की तरह रीड किया जाता है। इतना ध्यान रखिए, इक्वल टू के बाद जो भी होगा, आपने वेरिएबल लिखा हो चाहे कांस्टेंट लिखा हो, सब कुछ मिला के लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट ही माना जाता है। लेकिन इक्वल टू के पहले जो लिखा जाता है ना वेरिएबल, वही होता है वेरिएबल। इसके पीछे जो कुछ भी लिखा हो, कुछ भी ऐसे नहीं लिखा होगा, कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा कि कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा कि 5=a+1, ऐसे नहीं लिखा होगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, हम लोगों ने मैथ्स में कई चीजें देखी हैं, जैसे कि अगर हम बेसिक बात करें मैथ्स में, तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि a=5। मान लीजिए हम ऐसे लिख सकते थे कि a=5 लिख रहे हैं, a=5 यहाँ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कई बार हम लोगों ने ऐसे लिखा है कि कई बार हम लोग प्रूव करते थे, कभी ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर आपने कभी कैलकुलस कभी लगाई हो, किसी ने कैलकुलस पढ़ी हो या फिर कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, तो कई लोग आगे तक जब आंसर लाते हैं तो x=5 लिख कर पहुंचते हैं। तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैथ्स में, f5x लिख सकते हैं यहाँ,
ऐसे आप मैथ्स में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप जावा में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड को वेरिएबल मानता है और इक्वल टू के राइट साइड को कांस्टेंट मानता है, पूरा चाहे कुछ भी लिखा हो। तो अब अगर देखें जैसे कि a इक्वल टू 5 है, मैं a को कर दूं a इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, b को कर देता हूं 6। अब बताइए इक्वल टू के बाद जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं चाहे वो वेरिएबल क्यों ना हो, इसे जावा प्रोग्राम या फिर कोई प्रोग्राम इसे एज अ कांस्टेंट ही मानता है। कांस्टेंट कैसा मतलब क्या कि जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो a लिखा हुआ है ये a वेरिएबल है, हम अब वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वल टू के पहले जो भी लिखा होगा वो ऐसा वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। हम लोग इंट में हमेशा क्या करते थे, हम लोग हमेशा इंट में वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते थे। ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा कांस्टेंट, हमने i की वैल्यू को 1 कर दिया तो i हमारा वेरिएबल। वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं, हमने यहाँ बोल दिया भैया हम a की वैल्यू को a प्लस b प्लस 1 कर रहे हैं। तो a की पिछली वैल्यू क्या थी 5, b की वैल्यू थी 6 और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। तो कितना इसका आंसर आने वाला है 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 12। ये आपका आंसर आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इक्वल टू के बाद जो भी लिखा हो, भले आपके सामने बहुत सारे वेरिएबल्स लिखे हो, वो एज अ कांस्टेंट रीड किए जाएंगे, उनकी वैल्यूज को देखा जाएगा। तो उस हिसाब से वो वैल्यूज यहाँ पे रखी जाएंगी, तब इसका इक्वल टू के बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। इक्वल टू के पहले ये ऐसा वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू हो चुकी है चेंज, a की वैल्यू चेंज हो गई है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 5 के बजाय a की वैल्यू 12 हो गई है, इस तरह। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम जब भी चलता है, अगर मैं आपको एक प्रैक्टिस कर देता हूँ इस टॉपिक को लेके एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जो, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इतना। तो चलो यार अब बात कर रहे थे क्वेश्चन में, क्विज है छोटा सा आपके लिए, आपको सॉल्व करना है इसे। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके कि वेरिएबल्स कहाँ देखे जाते हैं, कांस्टेंट्स कहाँ देखे जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ int a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6, दो वेरिएबल्स हैं। हमने क्या किया है a इक्वल टू a प्लस 1 कर दिया है। यहाँ पे सिस्टम हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं a, और यहाँ पे हम लोगों ने a इक्वल टू a प्लस b लिखा है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार सॉल्व कीजिए। आप एक बार इसका आंसर निकालिए, क्योंकि क्या है जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करते तब तक वो समझ नहीं आने वाला। तो एक बार इसको पॉज करके सॉल्व करिएगा। तो अब तक आप लोगों ने कई लोग सॉल्व कर लिया होगा, तो इसमें अगर आंसर आपका मैच हो जाए तो समझ जाइएगा कि हाँ मैं समझ जाऊंगा, कि आप भी समझ जाना कि हाँ आपको सही से आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, दोनों हमारे int टाइप के हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 1 हमने कर दिया है। तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, a की वैल्यू 6, क्योंकि यहाँ पे a की 5 थी और 1 हमने ऐड किया है तो a में आ गया 6। तो प्रिंट क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज सोच सकते हैं आप कि हम प्रिंट तो करवा रहे हैं a, तो ये कौन सा a प्रिंट कराएगा, ये वाला a प्रिंट कराएगा कि ये वाला a प्रिंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू 5 है और यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 1, मतलब कि 5 प्लस 1 a इक्वल टू 6 है। तो a इक्वल टू 6 प्रिंट होगा कि a इक्वल टू 5 प्रिंट होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू आपका 6 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है, लॉजिक क्या है, ध्यान देना कि जब भी कहीं पे भी प्रिंटिंग system.out.print में आपने कुछ भी लिखा हुआ है, आपने वेरिएबल यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो अब जावा का जो कंपाइलर है वो ढूंढेगा a कहां पे है, वो ढूंढेगा। तो वो क्या करेगा, जहां पे वो है वहां से उल्टा ऊपर जाएगा, ऐसे। जब यहां से मान लीजिए है तो वो ऐसे जाएगा ऊपर, वो ढूंढेगा हर लाइन में कि a कहां पे लिखा हुआ है। जैसे वो यहां पहुंचेगा, अरे a तो मिल गया, यहाँ पे a की वैल्यू है a प्लस 1। अच्छा a इक्वल टू a प्लस 1 है, तो a की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब a की वैल्यू को निकालनी है, यहाँ पर रखनी है, तो हमको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए इस a की। तो अब वो इस a को ढूंढेगा कि ये a कहां पे है, तो फिर ये यहीं से ऊपर जाएगा। यहाँ देखिएगा कहां पे, ये देखिए मिल गया 5, a इक्वल टू 5 मिल गया। तो पहले अब वो a इक्वल टू 5 को यहाँ रखेगा, फिर इस a की वैल्यू निकालेगा और फिर इस a को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग के अंदर डाउट आया हो कि यहाँ पे नीचे भी तो हम लोगों ने किया हुआ है। अब इस हिसाब से तो a की वैल्यू हो जानी चाहिए थी, यहाँ पे a की 6 हो गई। अब a की वैल्यू 6 हो चुकी है, ना कि ये है, क्योंकि अब इसको भी अगर रीड करना होगा इस लाइन को भी, तो ये क्या होगा, तो ये भी यहाँ से ऊपर ही जाएगा। इसको अगर a की वैल्यू चाहिए तो यहाँ ही शुरू करके ऊपर जाएगा। तो इसको देखिएगा कि यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, यहाँ पे a की वैल्यू 6 है।
तो अब यहाँ पे 6 रखा जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका 6 रखा जाएगा। b की वैल्यू ये भी यहीं से फिर ऊपर जाके देखेगा b कहाँ पे है, b 6 मिल गया इसको, a इज इक्वल टू 6 + 6 12। लेकिन a की वैल्यू तो 12 आई हमारी लास्ट में, पर आउटपुट में 6 आया। रीजन क्या है इसका? अगर आप लोग कॉमन सेंस लगा रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। कॉमन सेंस इतनी कहती है कि हमने पहले ही a की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, तो अब आपने इस लाइन के बाद a को कितनी बार चेंज कर दिया हो ये इसको रीड नहीं करेगा, वो सिर्फ इसके ऊपर के a में जो चेंजेस आए हैं उसको गौर करेगा, ना कि बाद वाले में। तो इसके ऊपर a में एक बार चेंज आया, वो है a 6 कर दिया गया, तो 6 प्रिंट हुआ है। हाँ, अब अगर आप दोबारा से यहाँ पे a को प्रिंट कराओगे दोबारा, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब a को प्रिंट कराओगे, तब आउटपुट में आपको 12 मिल जाएगा। यहाँ पे NL लगा लेना, इससे नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है कि इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो देखो पहला हम लोगों ने a प्रिंट कराया तो उसने इसको रीड किया 6, दूसरी बार a को प्रिंट कराया तो उसने इसको रीड किया 12 प्रिंट हुआ। रीजन क्या था? सिंपल सा रीजन यही है कि ध्यान दीजिए बस कि इसके पहले a की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इसके पहले जहां पे ढूंढेगा a कहां पे है, ये उल्टा जाएगा ऊपर, ये ऊपर तरफ जाएगा और ढूंढेगा कहां पे है a यहां पे है, a इक्वल टू 6 प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 5 थी। ठीक, अब ये वाला, अब ये इसको ध्यान नहीं देगा, ये वाला जो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट ln है ये इसको ध्यान नहीं देगा कि नीचे भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं a में, इसको मतलब ही नहीं है, इसको सिर्फ अपने ऊपर से मतलब है, ऊपर जाके देखेगा। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन में चेंज कर दिया है, यहाँ पे चेंज कर दिया, अब कितना हुआ, क्योंकि a की वैल्यू हमने चेंज कर दी थी पहले भी, तो अब यहाँ पे 6 ही दिया जाएगा ना कि 5 दिया जाएगा, क्योंकि ये लाइन भी ऊपर जाएगी, ऊपर जाके देखेगा कि कहां पे a है, a यहां मिल गया, a की वैल्यू 6 है, 6 रख दिया उसने यहां पे, एक जगह पे 6 आ गया। अब इसके बाद हम लोग प्रिंट, अब यहां पे प्लस b है, प्लस b वैल्यू ऊपर जाके देखेगा b कहां है, b यहां मिल गया, 6 रख दिया, ऐड हो गया 12, a की वैल्यू, अब a की जो नई वैल्यू है वो 12 है। तो अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कराएंगे a को, तो ये ऊपर जाके दिखेगा, ये भी ऊपर जाएगा ऐसे, देखिए a कहां पे है, a कहां पे है, a यहीं मिल गया, लो a मिल गया यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या थी 12, तो 12 अब प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि भले ही हमने प्रिंटिंग के बाद कितने भी वेरिएबल में चेंज किया होगा, जो प्रिंट करने के पहले जो था वैल्यू वही वो आउटपुट में डालेगा, ना कि बाद वाली। हाँ, आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिए a में, तो आपको ध्यान रखना होगा बहुत सारे चेंजेस आपने a में कर दिए हैं, तो फिर उसको लास्ट में प्रिंट करवाओ, b से प्रिंट करवाओगे तो जो उस समय जो a की वैल्यू रही होगी वही होगी प्रिंट होके यहाँ पे आएगी। तो इसे एक बार आप नोट कर लेना और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln या फिर कुछ भी ये भी अगर रीड करेगा तो ये a की वैल्यू को ढूंढेगा कहाँ पे है a, तो ये ढूंढेगा तो ये उल्टा ऊपर जाएगा, ना कि ऊपर स्टार्ट नहीं करेगा, ये जहां पे है वहीं से स्टार्ट करेगा और ऊपर जाएगा कि a कहां पे है, a मिल गया, a की वैल्यू 6 रख दिया यहाँ पे। ये भी देखेगा कि a की वैल्यू क्या है, ये भी ऊपर गया, a की वैल्यू 12 रख दी वहां पे। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो बात कर लेते हैं एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जो हमने हेडिंग डाल रखी थी यहाँ पे, सम एक्स्ट्रा ऑपरेशंस नहीं ऑपरेटर्स होगा यहाँ पे, सम एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स बोल सकते हैं या फिर ऑपरेशन कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। तो अब बात कर लेते हैं जरा कि सम एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स क्या है। जैसे मान लीजिए a बेसिक चीज है, a इक्वल टू 10 इक्वल टू 20 है। अभी तक हम लोग लिख रहे थे इसको कुछ इस तरीके से कि a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो इसकी वैल्यू a की 11 हो जा रही थी, 10 यहाँ पर रख के और प्लस 1, तो 11 a की वैल्यू आ रही थी। अच्छा, क्या इसको एक और तरीका लिखने का है, एक और तरीका, वो तरीका क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, a प्लस का मतलब प्लस का मतलब कुछ नहीं है, बस जो ये ऊपर लिखा है ना इसका मतलब यही है कि a के अंदर प्लस करना है 1, मतलब इसको एक बार इसमें चाहे a की कुछ भी वैल्यू हो, 10 है तो इस लाइन का मतलब हो जाएगा 11 कि हाँ a में हम लोगों ने 1 ऐड किया। कहीं भी अगर यहाँ पे b में देख रहा हो आप, तो b में भी अगर आप ऐसे लिखोगे, b में आप ऐसे लिखो b प्लस प्लस, तो b में 20 बना जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, b इक्वल टू b प्लस 1, बस मतलब इतना ही है, जो काम हम ऐसे कर रहे हैं वही काम हमने ऐसे कर दिया है, जो काम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर दिया। इसका मतलब ये है
कि ए या बी की कोई भी कुछ भी वैल्यू हो उसमें एक ऐड कर दो, वन ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, वन ऐड कर दो और वही उसको वैल्यू दे दो। अगर हम लोग सिंपल ऐसे लिखते थे बीच में कहीं पे a+1 करके, तो a में ऐड नहीं होगा 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया है, लेकिन a के अंदर 1 ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा a=a+1। ये बताना है कि हाँ हमें a में 1 ऐड किया है और उसको a में वापस रख दिया है, तो अब यहाँ पे भी 6 हो गया। तो वही बात है कि अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना है ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब इतना ही है कि प्लस प्लस का मतलब इतना है कि एक हम लोग एक नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, चाहे कोई भी कैसी वैल्यू हो इसकी। अच्छा, तो अब जरा एक बार इसमें ये चीज देखो कि अगर मैं आपसे कहूं, यहीं पे आपका क्विज आ गया है, क्विज कि आउटपुट क्या आएगा इसका, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं अगर लिखूं यहाँ पे 8 और इसमें ऐसे लिखते हैं हम लोग a प्लस बी, बताओ क्या आएगा, a प्लस बी। ये आपका क्विज है, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार चेक कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे, सॉल्व करिएगा। तो अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब जरा देखिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बेसिक सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। int a is equal to 10, b is equal to 20। अब यहाँ पे आए, एक में a+1 कर दीजिए। सारी लाइन जितनी लिखी है मैंने इंपॉर्टेंट है, सब में रूल्स फॉलो की हैं, सेमीकोलन्स लगाए हुए हैं, सब में देख लो। तो ये मेन के अंदर लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर तरीके से रन करेगा, बस ऊपर और ऊपर चीजें मैंने मिस कर दी हैं, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो a is equal to a+1, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, 11 आ जाएगी। हमने दोबारा a प्लस प्लस कर दिया है, तो इसके पहले a की वैल्यू कितनी थी, इसके पहले a की वैल्यू थी 11, अब कितनी वैल्यू जाएगी 12, अब हो जाएगी वैल्यू 12 आ गया। b की वैल्यू पहले क्या थी 20, अब कितनी हो जाएगी 21, 21 ऐड हो गया। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln a प्लस b, a की वैल्यू कितनी थी, ऊपर गया मिल गया a, कितनी वैल्यू थी यहाँ पे 12 थी, प्लस b कितनी वैल्यू थी b की यहाँ पे 21 थी, दोनों का ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 1 12 प्लस 1 12 प्लस 21 कितना होगा 3 और 3, आपका आउटपुट 33 आने वाला है इसका। तो कैसे ऐसा समझ में आया आप लोगों को, इसमें कुछ नहीं करना है, जहां पे भी आपको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल लिखे या फिर कहीं पे भी इक्वल टू के बाद अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू आपको देखनी है, तो आपको जस्ट ऊपर जाके देखना होगा कि a प्लस बी जैसे यहाँ पे था तो a की वैल्यू देखनी है, तो a इसको यहाँ मिल गया, वो अब ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ चेक करना है, वैल्यू डालनी है। तो ये इसने देखा यहाँ पे a है, a की वैल्यू 12 थी, उसने रख दिया, अभी ऊपर नहीं जाएगा कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ कितनी वैल्यू थी, फिर यहाँ पे जाए यहाँ कितनी वैल्यू थी, नहीं, उसको यहीं पे मिल गया a तो ऊपर क्यों जाएगा, उसको वैल्यू मिल गई यहाँ पे तो ऊपर का ही जाएगा। तो यहाँ पे a आपका 12 हो गया, और b आपका इसने b को ढूंढा, b ढूंढते ढूंढते गया यहाँ मिल गया इसको, अब ये यहाँ नहीं जाएगा ऊपर, और ऊपर नहीं जाएगा, यही मिल गया उसको 21 रखा, ऐड कर दिया, तो ये आपका आंसर ये आउटपुट आ गया। तो इसमें बस एक्स्ट्रा मैंने चीज समझाई, इतनी समझाई है कि अगर आपको कुछ इस तरह लिखना हो a = a+1 या फिर कुछ भी हो, अगर c = c+1 लिखना हो, d = d+1 लिखना हो, तो आप इन सबको c++ d++, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, बस इतना समझिएगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक था, इसे आप चाहे जितने प्रोग्राम्स में करवा रहा हूं आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एक बार आप अपने लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पर रन जरूर करना, क्योंकि जब तक आप उस पर रन देंगे तब तक आपको फील नहीं आने वाली। तो आपको फील लेना है कि हाँ ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोटबुक में नोट कर लोगे तो जितना मैंने बताया उतना ही आप सीखोगे, लेकिन आप सिस्टम में रन करोगे ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि क्या है कि कोई चीज मैं मिस कर दूंगा तो सिस्टम आपको सिखा देगा। तो कंप्यूटर से अच्छे से दोस्ती करो, कंप्यूटर आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाएगा, और इसे एक बार प्रॉपर तरीके से एक बार रन जरूर कर लेना अपने सिस्टम में। जितने प्रोग्राम में कराना, जितने भी, आप मेरा टेस्ट ले लो कि मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि नहीं, मेरा टेस्ट ले लो आप कि हाँ मैंने जो ब्लैक बोर्ड समझाया वो सही है कि नहीं। सिस्टम पे जाओ, जो मैंने लिखा उसे रन करो, आउटपुट गलत आए तो कमेंट करो कि हाँ सर आपने इस क्वेश्चन में जो लिखा किया था वो आउटपुट नहीं आया है, तो जो भी होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप इन सब प्रोग्राम जितने प्रोग्राम्स कराऊंगा उसे आप रन जरूर करना, तो इसे आप नोट करिए। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे
अब एक नया वेरिएबल डेटा टाइप मिल गया अपने को, कैर। पढ़ा चुका हूँ कि कैर अपना एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका साइज होता है 2 बाइट और इसके अंदर एक ही कैरेक्टर में डाल सकते हैं। और इसको डालने का तरीका यही है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में डालना है कुछ भी, चाहे कैपिटल ए हो, चाहे स्मॉल ए हो, चाहे कोई भी अल्फाबेट हो, कुछ भी आप, लेकिन एक ही कैरेक्टर आएगा एक बार में। तो यहाँ पे लोगों ने सिंपल कुछ नहीं किया है, तो c इक्वल टू असाइन कर दिया a को। अब यहाँ पे किया है c++, तो इसमें क्या आउटपुट आने वाला है, तो ये पहली बार है, तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट कि जब इसे प्रिंट कराएंगे तो ये ऊपर जाके दिखेगा c, मिल गया c यहाँ पे। इसका आंसर क्या आने वाला है b, कुछ नहीं, कुछ दिमाग लगाना नहीं इसमें। हाँ, हालांकि इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट आते हैं कैरेक्टर को लेके, इसे आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसका जो आंसर है c++ हमने इसमें एक ऐड कर दिया है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे b। अब जरा बात कर लेते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की इसी में, कि अगर इसको मैं अगर कैर को हटा के यहाँ पे मैं इंट कर दूं और ये a जो लिखा है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5, ठीक है, 5 लिख देते हैं, ठीक। और देखो जैसे अब हम लोग पहले क्या कर रहे थे, मैं बताया आपको कि c इक्वल टू c+1 लिखो या फिर c++ लिखो, बात एक ही है। तो अब जरूरी तो है नहीं कि हमें यहाँ पे सिर्फ 1 ही ऐड करना हो, मेरी इच्छा है मुझे यहाँ पे 15 ऐड करना है, 15। तो क्या इसको, इस चीज को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे c++? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा चेंजेस होंगे, थोड़े चेंजेस आएंगे इसमें, बस हल्का सा चेंज होगा कि c इक्वल टू c प्लस इक्वल टू 15, c प्लस इक्वल्स टू 15। आप लोग सोच सकते हैं कि ये क्या लिख दिया है, काफी दिमाग खराब करने वाली चीज लिख दिया मैंने कि प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या, प्लस इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन में कुछ मतलब नहीं है, मतलब समझने जाओगे तो फंस जाओगे। इसको आप, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, समझा देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि c प्लस, c में हम लोग प्लस कर रहे हैं क्या, 15, c में हम लोग प्लस कर रहे हैं 15 प्लस कर रहे हैं और वही वैल्यू हम लोग c में रख ले रहे हैं, इक्वल टू लगा बीच में, c में प्लस c+ 15 और इक्वल टू का मतलब है कि c में ये साइन कर दिया। मतलब यहाँ देखो जो ऑपरेटर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे इक्वल टू भी था, यहाँ पे प्लस भी था, तो यहाँ पे भी इक्वल टू है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15। बस यहाँ पे एक फायदा ये हुआ है कि हमने यहाँ पे c को एक बार लिखा, मतलब कि 2 बार लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे इस लाइन में हम लोगों ने c को एक ही बार लिखा है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है कि हमें एक बार कम लिखना पड़ता है, एक ऑपरेटर को कम लिखना पड़ता है, ऑपरेंड को, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या हैं आपके यहाँ पे, ऑपरेटर आपके प्लस इक्वल टू है, प्लस है, इक्वल टू है, इक्वल टू है, प्लस है। ऑपरेंड्स कौन है, c आपका ऑपरेंड है, ये आपका ऑपरेंड है, 15 आपका ऑपरेंड है। तो ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है जो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब आपके ऑपरेटर्स हैं। और इनके साथ जो हम लोग लिखते हैं ना कि a प्लस b, तो a और b हमारे ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं इनको, ये आपके ऑपरेंड्स है और ये आपका बीच में जो है ऑपरेटर है। अब आप चाहो तो यहां पे प्लस लगा सकते हो, माइनस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो आपके वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो भी कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं, और जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर मॉड्यूलस भी होता है, तो ये सब आपके हो गए ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे c इक्वल टू c+15 लिखा हुआ है और इस लाइन में चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इस लाइन का और इस लाइन का मतलब सेम है। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल में कोई नंबर ऐड करना हो, पर्टिकुलर नंबर ऐड करना हो कि मान लीजिए 20 ऐड करना हो, 50 ऐड करना हो, तो आप इस तरह लिख सकते हैं c इक्वल टू c+15। अब इसका आउटपुट निकालेंगे तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा 15 प्लस 5 20, 15 प्लस 5 20। c में c हमारा 5 था, प्लस इक्वल टू मतलब कि c के अंदर 15 जोड़ दो और c को ही दे दो। हम लोग ऐसे लिखे अगर इसको, तो इसका मतलब है कि c के अंदर 15 जोड़ दो, लेकिन c में रखो मत, बस जोड़ दो अभी के लिए। बाद में जब आप प्रिंट कराओगे ना इसको जब प्रिंट कराओगे, इसको देख के तो c की वैल्यू 5 ही आएगी, ना कि 20 आएगी, क्योंकि हमने कहा भैया सिर्फ जोड़ दो।
उसको सी के अंदर रखो मत। हाँ, अब हमने बोल दिया कि भैया जोड़ के सी के अंदर रख दो, सी को असाइन कर दो, ठीक, तब हाँ आप बिल्ड कराओगे तब आपको 20 आपको आंसर मिलेगा। तो इसी लाइन को हम लोगों ने कितना लिख दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। सी प्लस इक्वल टू, ध्यान रखना कि पहले प्लस लिखना है बाद में इक्वल टू लिखना है। अगर आपने पहले इक्वल टू कर दिया बाद में प्लस कर दिया तो एरर आएगा, एरर कंपाइलर एरर आपको दे देगा वहां पे, तब को ध्यान रखना है बस, ठीक है। प्लस इक्वल टू सिंपल सा मतलब है कि हमने सी में 15 जोड़ दिया है, जो भी वैल्यू होगी सी, ठीक। तो ये हमारा एक बेसिक कांसेप्ट हो गया है यहाँ पे। तो अब हम लोग को अगली थोड़े से क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करना है उस पे, तो इसे एक बार आप चाहे नोट कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट वेरिएबल a, b टू इट्स 5 टाइम्स एंड प्रिंट इट्स रिजल्ट। आपको a और b में कोई भी वैल्यू आप अपने मन से असाइन कर लेना, ठीक है, और उन्हीं वैल्यूज को बाद में चेंज करना है। मतलब कहने का मतलब है कि आपने a 5 मान लीजिए कर दिया है, तो a की वैल्यू को अब आपको 5 टाइम्स करना है प्रिंट करने से पहले। अब यहां पे नहीं कि आप यहीं पे 25 कर दो, उसको ऐसे नहीं करना, ऐसे मत करना। आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे पहले बार में इसको डिक्लेयर कर दिया है, असाइन भी कर दिया है यहीं पे आपने। अब दोबारा दूसरी लाइन में आपको a इज इक्वल टू कुछ भी, जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कुछ ही मत करना। जो मैंने सिखाया था अभी कि प्लस प्लस कैसे करते हैं, मतलब कि a प्लस प्लस हो गया या फिर a प्लस इक्वल्स टू 1, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये सब में यूज होगा, मतलब कि जरूरी नहीं कि एडिशन के लिए भी, आप इसको माइनस के लिए भी यूज कर सकते हैं। a माइनस इक्वल टू 1, मतलब कि a की जो वैल्यू है उसमें 1 माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 2 कर दो, कि मतलब a में जो वैल्यू है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो और इसे फिर ऐसे लिख a में डाल दो। तो फिर इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन में भी। मैंने आपको हिंट दे दिया है यहाँ पे, आपके इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इसे एक बार आप सॉल्व कर लेना, और इसमें भी कोई डाउट आए या फिर कोई एरर आए इन टॉपिक्स को लेके तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं हमसे कि ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको जरूर जवाब कराऊंगा। और अब तक शायद आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट अभी तक नहीं किया है, और शायद आप लोगों में से किसी ने अभी तक सिस्टम में अपना इंस्टॉल भी नहीं किया होगा जावा। तो जिसने नहीं किया प्लीज इंस्टॉल कर ले, और जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन में ऐसे कुछ खास बात नहीं है, मैंने बस आपको एज अ प्रैक्टिस समझ लीजिए, आपको अच्छा लगे करने में। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आप चाहे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग हमारा अगला टॉपिक बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस की, कि हमारा प्रेसिडेंस क्या होता है। तो अभी तक आप सबने मैथ्स में बोर्ड मास पढ़ी होगी, सभी ने पढ़ी है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का रूल क्या है? बोर्ड मास का क्या रूल है? बोर्ड मास का जो रूल है वो उसके वर्ड में ही सब कुछ लिखा हुआ है, एसोसिएटिविटी। तो बोर्ड मास सबने पढ़ी है, बोर्ड मास बचपन से पढ़ते थे क्लास 7th 8th में, मजा आती थी सॉल्व करने में बोर्ड मास को, है ना। तो बोर्ड मास का जो वर्ड है, जो बोर्ड मास है, उसी में उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि क्या करना है। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ करनी है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये बोर्ड मास का रूल था। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 + 1, तो अगर आप इसको बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करोगे, रिजल्ट क्या आने वाला है? पहले आप क्या करेंगे? डिवीजन। आपने प्रायोरिटी सेट की है ना, प्रायोरिटी का मतलब बोर्ड मास अगर मैं ऐसे लिख दूं, बोर्ड मास अगर ऐसे लिखें हम लोग, बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है। तो आप लोग कैसे चलते हो? आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो, उसके बाद ऑफ कहीं भी लिखा है उससे सॉल्व करोगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ऑफ कहीं भी ऐसे लिखा होता है डॉट लगा के, तो वो ऑफ होता है, ठीक। और डिवीजन बाद सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब कि आप ऐसे आते हो, ऊपर से नीचे आते हो आप। मतलब पहले तो हालांकि आपको जावा में इतना इसका यूज तो नहीं मिलेगा उतना, लेकिन इसका यूज तो आपको जरूर मिलेगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप, जाहिर सी बात है, आप डिवीजन पहले करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे।
बोर्ड मास के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपके हिसाब से? सिंपल सा है, पहले डिवीजन करते हैं, 3/3 कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन 4 से, 4 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 + 4 + 1, अब प्लस है तो 5 + 4 9, ये आया 10। तो इसका रिजल्ट आपका आया 10। लेकिन अगर आप इसे आपको सॉल्व करना है जावा के अंदर, तो जावा कुछ रूल्स फॉलो करता है, उस रूल को ध्यान रखना होगा आपको। तो वो थोड़ा सा बोर्ड मास से अलग है, मतलब कि डी मैथ्स से अलग है, डी मैथ्स से, है ना। तो रूल क्या है? हालांकि अगर आप इसको जावा में भी सॉल्व करेंगे ना, तब फिर रिजल्ट 10 ही आएगा। अगर आप करके देखेंगे तब भी रिजल्ट आपका 10 ही आने वाला है। लेकिन वो अलग रूल से फॉलो करता है, वो बोर्ड से लगाता है, उसका रूल अलग है। तो रूल क्या है, बात कर लेते हैं। तो ये लिखा है प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस की बात कर लेते हैं। तो जो बोर्ड मास में सबसे ज्यादा मतलब कि जावा में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वो दी जाती है आपके मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को। ये आई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी में क्या होता है आपका ये मान लीजिए प्लस या फिर माइनस, ठीक। और थर्ड प्रायोरिटी में आप मान लीजिए आपका आता है यहाँ पे इक्वल टू। मतलब क्या है इसका? मतलब कि किसी भी लाइन में अगर मान लीजिए ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को देखेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसको दिख गया तो पहले वो डिवीजन करेगा बाद में, नहीं, पहले जो होगा उसको करेगा। इसकी बात करते हैं तो इसको ध्यान रखिए, 3, हालांकि पूरी टेबल होती है इसकी, काफी सारे क्योंकि ऑपरेटर्स होते हैं आपके जैसे कि मैं बताया था आपको, एंड होता है आपके में, और होता है आपके में, और मतलब ये वाला और होता है, और ये नॉट होता है आपके में। तो इनकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, इनकी भी प्रायोरिटी सेट है, कैसे करना है इनको, इनकी भी सेट है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटीज होने वाली है उसकी अगर बात करें तो वो ये होगी कि इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटीज होंगी ऐसे, सबसे पहले इसको फोकस किया जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे ये, फिर थर्ड नंबर पे ये। अब कैसे करा जाता है वो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो अगर अब आप इसको देखें, इसी एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर डिवीजन है। तो अब इनमें से कौन सा करें? हमने पहले तो बोल दिया कि पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो उनको पहले कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में, उनको बाद में करो, फिर इक्वल टू को तो आखिरी करना। अब लेकिन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन करें कि डिवीजन करें? बोर्ड मास में होते तो सीधे डिवीजन कर देते। तो यार इसमें हम लोग डीमैथ्स फॉलो करते थे बोर्ड मास में, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बोल दिया कि पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, फिर इक्वल टू। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा कि डिवीजन होगा? तो अब आप सोच सकते हो कि यार पहले डिवीजन कर देते हैं बाद में इसको करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास भी फॉलो करता नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो पहले आ गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो भी पहले आ गया उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। यहाँ सॉल्व करेंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, ऐसे इधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो आपको पहले तुमको एडिशन मिला है, एडिशन, लेकिन एडिशन की भी प्रायोरिटी इसके ऊपर इसकी है, इन दोनों की, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। तो प्रायोरिटी इनको दी गई, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो पहले लिखा होगा, जो पहले होगा। तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। जो हमने यहाँ पे ये लिखा है ना, ये लिखा है हमने प्रेसिडेंस, इसको कहा जाता है प्रेसिडेंस। और हम जो ये कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे जरा बोर्ड में हटा दें, क्योंकि रूल तो है नहीं इसका कुछ। तो हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, ये हो रही है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी तो आपको पहले क्या सॉल्व करना है, ये तो आप यहां से देख लोगे कि पहले हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, फिर इक्वल टू करना है, ये आपको प्रेसिडेंस बता देता है। लेकिन इन दोनों में से पहला किसको करना है, ये आपको बताती है एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं प्रेसिडेंस के हिसाब से, प्रेसिडेंस चेक करेंगे। सबसे पहले कौन है? एडिशन है, नहीं करेंगे इसको। उसके बाद कौन है? मल्टीप्लिकेशन है, जी कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पे दोनों साथ साथ में है, इनमें से कौन सा पहले करें? तो ये हो जाती है एसोसिएटिविटी, कि जो पहले आ जाए, लेफ्ट से राइट जाओ, जो पहले आ जाए इसको कर दो। तो पहले आप मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3 12, ठीक है। तो पहले तो ये होगा। अब
इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर वही प्रोसीजर चलेगा, पहले क्या है एडिशन नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पहुंचे डिवीजन है, पहले अब कर देते हैं इसको, प्रायोरिटी इसी की है पहले, इसका क्या आएगा 4। अब अपने प्लस है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हालांकि आंसर 10 आया, लेकिन रूल जो है अलग फॉलो हुआ, प्रेसिडेंस एसोसिएटिव। ये तो ऐसा एग्जांपल लिया है मैंने कि जिसमें चाहे आप बोर्ड मार्क्स से करें, जो चाहे आप इससे करें, प्रेसिडेंस एसोसिएटिव से करें, आंसर सेम आए। लेकिन कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि आप बोर्ड मार्क्स से करोगे तो अलग आंसर आएगा, इससे करोगे तो अलग आंसर आएगा। अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन होता बहुत बार है ऐसा, ठीक है। तो इसे आप चाहे नोट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्विज आपके लिए है, यहाँ पे आपको a की वैल्यू 10 दे रखी है और अब आपको इसे सॉल्व करना है। बस इतना ध्यान रखना कि इसमें आप बोर्ड मास मत लगाना, जो समझाया था प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की राइट साइड में आपको जाना है, लेफ्ट साइड जाना है एसोसिएटिविटी के लिए। तो इतना आप ध्यान रखना। और हालांकि आंसर्स कभी कभार मतलब कि मैक्सिमम टाइम आपके मैच करेंगे, लेकिन कभी कभार चेंजेस आते हैं बोर्ड मास से करने में और इससे करने में। तो जो जावा कंपाइलर जो है वो इसी को फॉलो करता है, वो बोर्ड मास नहीं लगाता। तो आपको भी यही लगाना ताकि आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आए, कभी गलती होने के चांसेस ना हो। स्टार्टिंग में कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हाँ पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे फिर डिवीजन कर देंगे, तो इसको एक बार आप सॉल्व करिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, बस सॉल्व करिए, इसका आउटपुट निकालिए क्या आएगा। तो अब इसका देख लेते हैं किसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो अब देखिए पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी देंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को। ये मिला मल्टीप्लिकेशन, ये मिला डिवीजन। तो पहले कौन सा है, पहले ये है, पहले से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू क्या है, ऊपर गए 10 है, 5 into 10 5 into 10 50 आया। अब यहाँ पे भी करना होगा 3/2, तो इसका क्या आएगा। हम लोग मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग जावा लगा रहे हैं। तो अगर आप लोग 1.5 बोल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, इसका 1.5 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जावा पढ़ रहे हैं, इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा। इसको बता चुका हूं मैं, काफी हद तक मैं एक्सप्लेन किया था इसको। जिसको अगर समझ नहीं आया होगा तो वो पिछला दूसरा या तीसरा लेक्चर देख सकता है हमारा, उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये हमारा हो गया 1 और अब हो गया ये प्लस। अब इसमें बचे हैं माइनस और प्लस, तो ये दोनों तो एक ही जगह पे हैं, तो इनमें से पहले कौन यूज होगा, पहले यही यूज होगा माइनस वाला। तो 40 कितना जाएगा, 49 + 1 अल्टीमेटली 50 आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें बोर्ड मास हम लोग लगा रहे हैं। तो अगर आप यहीं पे देख लो, आप यहीं पे आप देख लो कि अगर आप इसमें 1 प्लस करते हैं इसको, अगर इस तरह का देखें आप, पहले अगर इसको कर देंगे आप तो ये 2 हो जाएगा, 50 - 2 48 आ जाएगा अगर आप बोर्ड मास लगाएंगे। पहले अगर आपने प्लस कर दिया इसको तो 50 - 2 आपका 48 आने वाला है। ये इसका आंसर जो आएगा ना इसका, वो ये आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगाई कि जो पहले है पहले उसी को करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 50 - 1 49 आएगा और 49 + 1 50 हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली आंसर 50 जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे फॉलो करना है। एसोसिएटिव प्रेसिडेंस का मतलब इतना ही है कि जो फर्स्ट नंबर पे उसे पहले प्रायोरिटी देंगे, जो सेकंड पे है उसको देंगे। तो इतनी, हालांकि काफी लंबी टेबल होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होता है वो आपका इसी का यूज होता है, इन तीनों का ही। और एसोसिएटिव मतलब ये होता है कि जो इन दोनों में से या इन दोनों में से पहले आ गया उसको हम लोग पहले यूज करेंगे। अगर पहले मल्टीप्लिकेशन लिख के आ गए पहले उसको यूज कर लेंगे, अगर पहले डिवीजन लिख के आ गए डिवीजन यूज कर देंगे, अगर पहले एडिशन आया या फिर सब्ट्रैक्शन आया, दोनों में जो पहले आ गया उसको पहले यूज कर लेंगे। उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब कि आप इस केस में आ चुके हो। और प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि आप पूरा केस देख रहे हो, पूरा चेक कर रहे हो कि कौन सा पहले यूज होने वाला है। तो ये थोड़ा सा एक कांसेप्ट है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। और ये फॉर एग्जांपल छोटा सा, इसे भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये एक और क्विज, ये मैं नहीं करूंगा, इसे आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। कुछ नहीं है, सिंपल से जो हमने समझाया अभी तक, जो बात करी प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी के बारे में वही है। a = 5 b = 10, ये आपका a है, इसे o ना मान लेना, ठीक है। a है, a = 5 b = 10 और c के अंदर आपको रिजल्ट प्रिंट करना है और c को हमें प्रिंट कराना है और आपको आउटपुट बताना है, आउटपुट क्या आएगा। रूल आप यही लगाना, बोर्ड मास 1 लगाना। हो सकता है बोर्ड मास से सेम, दोनों से सेम आंसर आ जाए, ये भी हो सकता है कि अलग आंसर आ जाए। तो उससे बचने के लिए आप यही फॉलो करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, क्योंकि जावा जो है वो इसी को फॉलो करता है, वो बोर्ड मास को फॉलो नहीं करता, ठीक है।
तो आपको ये सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। तो आज लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, थोड़ा सा मतलब शेयर भी करो क्योंकि काफी अच्छा लेक्चर चल रहा है, कंटिन्यू करना है, बहुत लंबा जाने वाला है। अगर जावा कोर्स काफी डीप में जाने वाला है, प्रोग्राम बनाने वाले हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग इफ एल्स एल्स कंडीशनर्स की बात करेंगे कि कैसे हम लोग यूज करते हैं इन सबको। हमारे अभी एक डेटा टाइप हमारा रह गया है, स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा टाइप होता है जावा में, उसके बारे में बात करेंगे। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपको डीप में समझाए जाएंगे। तो प्लीज इसे थोड़ा सा शेयर करें। सो थैंक यू।